हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमारे में सोनम चौहान। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम ब्रेटन वुड टू WTO, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो व्यवस्था है। सो बेसिकली उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो उत्पन्न कैसे हुई और क्या क्या चैलेंजेस आए। तीसरे विश्व की बात करेंगे, थर्ड वर्ल्ड बेसिकली उनको बोला जाता है, जो अब के समय में यानी कि आज के समय में जो मतलब इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और अंडर डेवलप्ड हैं, यानी कि अल्प विकसित देश हैं, उनको कहीं ना कहीं ये सारी चैलेंजिंग हैं उनके सामने इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर के। तो वो सब बातें आज इसकी वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में ब्रेटन वुड्स का इससे क्या रिलेट है, क्यों रिलेट करके उसको स्टडी किया जाता है, और साथ साथ में जो छोटे छोटे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और अब तक की 16 क्लासेस हम ले चुके हैं, नहीं देखिए तो जा करके चेकआउट करो, ठीक है। प्लेलिस्ट इंडिविजुअल बनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो सेशन पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना सेशन को, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी वीडियोस की अपडेट है वो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए अब क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। बाकी इसको जो PDF है वो हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मई 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के छठे विशेष अधिवेशन में यानी कि 6th स्पेशल सेशन में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव पास किया गया। यानी कि मई 1974 में एक जस्ट ए फॉर्मल रेजोल्यूशन एस्टैब्लिश ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक कहाँ पे किया गया था? ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू किया गया था, ठीक है। तो तीसरे विश्व के जो भी देश थे उन्होंने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की भेदभावपूर्ण प्रकृति का अनुभव कर लिया था, यानी कि थर्ड वर्ल्ड जिसको बोला जाता है, तो तीसरा विश्व जिसको बोला जाता है, बेसिकली उसमें अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री हैं, है ना, जो अंडर डेवलप्ड है, जिनको अभी स्पेशली उनको जो मतलब अगर उनकी बात करें कि भाई सब मोस्ट इंपोर्टेंट उनके लिए क्या है, उनकी अर्थव्यवस्था को डेवलप करना है, ठीक है। तो वो समझ चुके थे, वो चीज़ें उन्होंने अनुभव कर ली थी कि भाई वहाँ पर भेदभावपूर्ण की जो प्रकृति है वो उनके साथ हो रही है, ठीक है। उन्होंने पहली बार बलपूर्वक ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना की मांग की जो राष्ट्र की संप्रभु समानता और उनकी अर्थव्यवस्था की पारस्परिक निर्भरता पर आधारित हो, ठीक है। कि फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज सॉट टू सेट अप इकोनॉमिक दैट वुड बी बेस्ड ऑन द सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ द नेशन एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ दियर इकोनॉमिक। यानी कि उनकी डिमांड क्या थी भाई, एक किसी भी जो कंट्री होता है बेसिक, चाहे वो छोटा है या फिर वो बड़ा है, उसकी डिमांड क्या होती है कि इकोनॉमिक लेवल पर उसके साथ इक्वालिटी का बिहेव किया जाए, ठीक है। उसको ये नहीं जताया जाए कि हाँ उसके पास पैसा नहीं है या वो अंडर डेवलप है या उसको सहायता की ज़रूरत है तो उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाए। उनकी बस यही डिमांड थी और यही चीज़ें उन्होंने UNO के सामने रखी थी। ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है बेसिकली, ऐसे यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है उनके सामने यही चीज़ें रखी गई थी, ठीक है। तो नई अर्थव्यवस्था की जो पहली मांग थी वो थी अल्जीरियस के गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में ही उठाई गई थी। यानी कि एक नई इकोनॉमिक सिस्टम हम लागू करने जा रहे हैं जिसमें किसी भी आधार पर भाई किसी भी देश के साथ में किसी मतलब बेसिकली आर्थिक लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर कोई भी भेदभाव ना हो, यानी कि इक्वालिटी को स्टेबल करने के लिए ही ये चीज़ें रखी जा रही थी। तो जो नई अर्थव्यवस्था थी बेसिकली जो न्यू इकोनॉमिक थी, तो फर्स्ट टाइम उसकी डिमांड कहाँ पे रखी गई थी? नॉन अलाइंड समिट ऑफ अल्जीरिया, ठीक है। एंड दिस रिपीटेड ग्रुप एब्सोल्यूट कंट्रीज डिमांडेड, यानी कि इसकी बार बार गुट निरपेक्ष देशों ने फिर मांग की, ठीक है। अब नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग इसलिए की गई ताकि भूमंडलीय आर्थिक असंतुलन को ठीक करके समानता स्थापित की जा सके, जैसे कि हम स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं। सो बेसिकली इसका मेन टारगेट यही था कि ये जो आर्थिक असंतुलन है, इकोनॉमिक इम्बैलेंस है, इसको सही किया जाए और एक इक्वालिटी को स्टैब्लिश किया जाए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़े से औद्योगिक रूप से विकसित देशों ने विश्व में आर्थिक असमानता को जन्म दिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो डेवलप्ड कंट्री थी उन्होंने क्या किया भाई, उनके पास तो पहले से इतना ज़्यादा पैसा था तो उन्होंने अपने आप को ही डेवलप किया, ना कि जो उनके आसपास के जो गरीब देश थे जिनके पास नहीं था इतना पैसा, उनको इन इक्वालिटी का सामना करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि उनको हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़े से औद्योगिक रूप से विकसित देशों ने विश्व में आर्थिक असमानता को जन्म दिया और उनको एक तरीके से बनाए रखा। वो इसलिए बनाए रखा बेसिकली क्योंकि अगर उनके पास पैसा होगा तो लोग उनके सामने झुकेंगे, है ना, पावर होगी तो उनके सामने झुकेंगे, तो इस तरह की चीज़ें होती चली गई। अब इन्हीं देशों ने अपने संसाधनों का दुरुपयोग करके एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किए और वहाँ के देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। दीज कंट्रीज मिसयूज दियर रिसोर्सेज एंड एस्टेब्लिश कॉलोनीज इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका एंड एस्टेब्लिश दियर डोमिनेंस ओवर द कंट्रीज दियर, ठीक है। सो बेसिकली कहाँ सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हुआ?
एशिया में, अफ्रीका में एंड लैटिन अमेरिका में, ठीक है। और वहाँ के देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अब जितने भी डेवलप्ड कंट्री थे वो क्या चाहते थे कि ये हमारे सामने नतमस्तक रहे, हर चीज़ के लिए हमारे ऊपर डिपेंड रहे। तो ये जो तरीका था ना, ये जो व्यवस्था थी वो बहुत टाइम तक इन्होंने बनाए रखी, ठीक है। और स्वयं में वे उपनिवेशिक देश बन करके बैठ गए, ठीक है। एंड द बिकम ए कॉलोनियल कंट्रीज। तो इसके बाद ये जो एशिया के कुछ कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिका बेसिकली क्या होता है, ये जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच का जो है बेसिकली वहाँ पे लैटिन अमेरिका बोले, साउथ अमेरिका से जुड़े, साउथ अमेरिका के मतलब कुछ कंट्री को लैटिन अमेरिका बोला जाता है, जो अंडर डेवलप्ड है, जो बेस्ड है पूरी तरीके से यूएसए पर, ठीक है। तो वो औपनिवेशिक देश बन करके बैठ गए, ठीक है। तो उपनिवेशवाद उन्मूलन की जो प्रक्रिया है वो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद स्टार्ट हो गई थी, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद ही उपनिवेशवाद कैसे बढ़ा ये यहाँ पर देखने को मिलता है। लगभग उसी समय ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या ब्रेटन वुड्स व्यवस्था स्थापित की गई थी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एरेडिकेशन ऑफ द कॉलोनियलिज्म बिगन सून आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड एट द सेम टाइम एन इंटरनेशनल इकोनॉमी और ब्रेटन वुड्स सिस्टम वाज एस्टैब्लिश एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जैसे ही उपनिवेशवाद स्टार्ट हुआ, जैसे ही कॉलोनियलिज्म स्टार्ट होता है, वहीं से फिर ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट या सम्मेलन, सेशन, जो भी आप इसे नाम दे, कॉन्फ्रेंस, यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ब्रेटन वुड्स प्रणाली बेसिकली क्या है, तो मित्र राष्ट्रों ने विश्व युद्ध के दौरान यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि आर्थिक स्थिति प्राय युद्धों का प्रमुख कारण होती है, ठीक है। कि भाई इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो ही युद्ध का प्रमुख कारण है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री है वो अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गए पैसों को लेकर के भी और वैसे भी, तो वो जितने भी छोटे छोटे कमज़ोर देश हैं वो उनको हमेशा उनके ऊपर डोमिनेट करते रहेंगे। तो वे ये नहीं चाहते थे कि विश्व में एक बार फिर वैसी आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए जैसे कि 1930 की आर्थिक मंदी से हुआ था। द फ्रेंडली नेशन हैज़ ए कंक्लूडेड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर द economic situation is often the main causes of the war. They did not want to economic crisis once again arises in world as economic recessions of 1930. ठीक है। तो इसलिए 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किया गया ताकि एक सुसंगठित आर्थिक व्यवस्था एस्टैब्लिश हो सके, ठीक है। तो दैट इज वाई 1944 द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस वर ऑर्गेनाइज्ड सो दैट ए ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक सिस्टम कुड बी एस्टैब्लिश, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स का टारगेट क्या था कि भाई एक अच्छी आर्थिक व्यवस्था को बनाया जाए जिसमें किसी भी आधार पर अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड या डेवलपिंग जो कंट्री है, जो अभी उस फेज पे चल रही है, वो डेवलप ही नहीं हुई है और उनके पास सोर्सेज की भी कमी है, वो दूसरे जो डेवलप्ड कंट्री उनके ऊपर डिपेंड है, तो ऐसी कंट्रियों के लिए इक्वेलिटी लाई जाए आर्थिक रूप से, ठीक है। अब इस सम्मेलन में 3 महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं की स्थापना का निर्णय किया गया कि भाई it was a decided to establish 3 important financial institutions in this conference। और इन 3 वित्तीय संस्थाओं को सामूहिक रूप से उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध काल की अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया कि नॉर्थ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इकोनॉमिक, ठीक है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की ये व्यवस्था थी। तो ये जो संस्थाएं हैं उसमें हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये मतलब 1944 के ब्रेटन वुड्स प्रणाली जो थी, जब ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद की ही ये डेवलप्ड कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। IMF जो हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसको इसलिए एस्टैब्लिश किया गया था ताकि वह मुद्रा का नियमन और नियंत्रण कर सके और विभिन्न मुद्राओं में एक स्थायी विनिमय मुद्रा दर सुनिश्चित कर सके तथा व्यापार के लिए मुद्रा का मुक्त प्रचलन किया जा सके। IMF इसका फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपसे एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इसको अंडरलाइन करके या कहीं पर भी आप साथ साथ में लिखते चले, ठीक है। नोट्स तो हम PDF जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम पर। तो इट वाज एस्टैब्लिश सो दैट ही कैन रेगुलेट एंड कंट्रोल टू करेंसी। तो उसका काम क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन का कि ये रेगुलेट और कंट्रोल कर रही है करेंसी को, मतलब इसका टारगेट ये था कि ये कंट्रोल करेगी करेंसी को एंड रेगुलेट करेगी। इंश्योर ए परमानेंट एक्सचेंज करेंसी रेट टू वेरियस करेंसीज एंड द करेंसी कुड बी फ्रीली सर्कुलेटेड फॉर बिजनेस। दूसरा आता है पुनर्निर्माण और विकास का, यानी कि जिसको अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD बोला जाता है, उसको विश्व बैंक के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो दूसरी और वित्तीय संस्था स्थापित की गई IBRD, ठीक है। यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट।
तो यूरोप के युद्ध की वजह से पीड़ित देशों में जैसे जापान है और अन्य विकासशील देश हैं, उनके पुनर्निर्माण में सहायता के लिए विश्व बैंक ऋण की व्यवस्था की गई। अब ये बैंक क्या करेगा होगा कि जितने भी पीड़ित देश है, स्पेशली जैसे जापान की बात करें या विकासशील ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं, एशिया में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं, उनको बैंक के थ्रू पैसा दिलवाएगा, ठीक है, मनी दिलवाएगा, ताकि वो हेल्प ले सके और अपनी जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर सके। ठीक है, क्या नाम है बैंक का? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि जो बिल्कुल डिसमिस हो चुके हैं, जो स्पॉइल हो चुके हैं कंट्री, उनको रिकंस्ट्रक्ट कर सके। किसके थ्रू? पैसों के थ्रू। थोड़ा सा पैसे, भाई पैसे इज इम्पोर्टेंट, हम सब जानते हैं। बिना पैसे के आप कंट्री को कैसे डेवलप करोगे? सारे सोर्सेज भी चाहिए, अगर आप बाहर से भी इंपोर्ट कर रहे हो तो अभी बिना पैसे के नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें। एंड देन तीसरा था सीमा शुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य समझौते, जिसमें गेट की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम और नियंत्रण के लिए की गई। यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ट्रेड हो रहा है उसमें कैसे नियमन करना है, कैसे बैलेंस करना है, कैसे रेगुलेशन एंड कंट्रोल करना है, बेसिकली उसके लिए गेट को एस्टेब्लिश किया गया। यानी कि जनरल एग्रीमेंट ट्रैफिक एंड ट्रेड। ठीक है, कस्टम एज बिजनेस रिलेटेड जनरल एग्रीमेंट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है जी, तो ये 3 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। कौन कौन सी? एक तो आपकी गेट हो गई, एक IBRD हो गई, और एक क्या हो गया? IMF हो गया। ठीक है, सो बेसिकली ये तीनों के तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन किसकी हेल्प के लिए बनाए गए थे? जो अल्प विकसित देश थे, जो विकासशील देश थे, जो कमजोर देश थे, उनकी हेल्प के लिए, उनकी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये बनाए गए थे। अब बात करते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी। तो तृतीय विश्व के देशों के द्वारा डाले गए दबाव के फलस्वरूप 1964 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD की स्थापना की गई। यानी कि द यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस UNCTAD वाज एस्टेब्लिश इन 1964। ठीक है, तो नई अर्थव्यवस्था में जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, तो वहाँ पर जब हम स्टार्टिंग करते हैं 1964 से, तो तृतीय विश्व युद्ध के जो भी देश थे उन्होंने दबाव डाला। दबाव डालने के बाद में रिजल्ट क्या निकला कि यहाँ पर UNCTAD एक स्थापना की गई। ठीक है, तो न्यायपूर्ण विकास और बेहतर व्यापार संबंधों की मांग स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में इसका प्रयोग किया जाना था। यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, ये बेसिकली एक मंच के रूप में इसका प्रयोग किया जाना था। यानी कि इसके थ्रू वो अपनी बात कह सकते थे, अपने न्यायपूर्ण विकास के लिए बात कह सकते थे, बेहतर व्यापार संबंधों की मांग को स्पष्ट रूप से वहां पर अभिव्यक्त कर सकते थे। इट वाज टू बी यूज्ड एंड एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म टू क्लियरली एक्सप्रेस द डिमांड फॉर द फेयर डेवलपमेंट एंड बेटर ट्रेड रिलेशन। ठीक है, कि हम कैसे ट्रेड को बेहतर बना सकते हैं, उनके बारे में वो अभिव्यक्त, मतलब ऐसा भी तो मंच, ऐसा भी तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए था ना, कि भाई मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छी व्यवस्था मैंने बनाई हुई है, लेकिन वो कहीं पर मेरे मन में है या फिर कहीं पर मैंने एक फाइल में मैनेज की हुई है, मेरे को प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो एक्सप्रेस कैसे होगी? तो ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। ठीक है, तो इस सम्मेलन का अनेक विकसित और औद्योगिक देशों ने विरोध भी किया। तो डेफिनेटली ये तो बेसिक सी बात है कि जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, तो जो डेवलप्ड कंट्री तो कभी नहीं चाहेंगे कि जितने भी अल्प विकसित देश है, जो आप ही के ऊपर डिपेंड है, जो मतलब विकसित देशों के ऊपर डिपेंड है, वो उनके दास की तरह उनसे बिहेव करते हैं कि अगर उनको इस तरह का मंच मिल जाएगा तो वो तो डेवलप हो जाएंगे, वो तो हमसे आगे निकल जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। तो डेफिनेटली ये बात तो थी कि जो विकसित और औद्योगिक देश थे उन्होंने इसका विरोध किया। तो मैंने डेवलप्ड एंड इंडस्ट्रियल कंट्री अपोज्ड दिस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 77 विकासशील देशों के समूह की स्थापना की गई इसी के बेस पर, एंड इसको 77 का समूह भी कहा गया। एक ग्रुप ऑफ 77 डेवलपिंग कंट्रीज वाज एस्टेब्लिश, इट वाज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ 77। यानी कि इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में 77 विकासशील देशों ने अपना पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो 1970 के दशक के आरंभ में विश्व ऊर्जा संकट का शिकार हो गया था। यानी कि पूरा ही विश्व 1970 में ऊर्जा संकट की बहुत बड़ी मतलब कमी आ गई थी, तो उसका शिकार हो गया था। तो इसने विकसित और विकासशील देशों, सभी देशों को विश्व अर्थव्यवस्था की वास्तविकता से सचेत किया। द वर्ल्ड फेल विक्टिम टू एनर्जी क्राइसिस इन द अर्ली 1970। This made all developed and developed countries alert from the realities of the world economy. 77 विकासशील देशों के समूह में 31 देश ऐसे थे जो बहुत अविकसित थे और जिन्हें न्यूनतम विकसित देश कहा गया। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा अविकसित का मतलब अंडर डेवलप आप बात कर सकते हैं। ठीक है, अब इस समूह के कार्यक्रम में अति विकसित देशों ने इस विषय पर बातचीत करना शामिल था।
कि विकासशील देशों द्वारा निर्यात किए गए कच्चे माल का उन्हें उचित मूल्य मिलना चाहिए। उनका प्रयास यह भी था कि व्यापार और विकास के संबंध में उनके साथ उचित व्यवहार किया जाए। ठीक है, तो सबसे बड़ा मैटर तो यही था कि जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्री थे उनके साथ एक तो बिहेव अच्छा नहीं होता था, और दूसरी बात जो उनके देश से कच्चा माल जो डेवलप्ड कंट्री, मतलब ऐसा होता है ना कि डेवलप्ड कंट्री क्या कर रही थी, अंडर डेवलप्ड कंट्री के पास तो वो भाई उनके पास ही उसको यूज़ करने के सोर्सेज नहीं, वो पैसा नहीं था। ठीक है, कच्चे माल थे लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे, तो वो उनसे वो खरीदती थी बट उनको एक अच्छा पेमेंट नहीं देती थी, जिसकी वजह से वो कभी आगे उभर ही नहीं पाए। तो उनका मानना यही था, उनकी डिमांड यही थी कि भाई कच्चे माल का उचित मूल्य उन्हें दिया जाए। ठीक है, और साथ साथ में उनके साथ जो बिहेव है वो भी एक उचित व्यवहार उनके साथ किया जाए। ठीक है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग होती है। तो महासभा के छठे अधिवेशन में 1 मई 1974 को एक प्रस्ताव पारित करके नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की। और इस प्रस्ताव में क्या कहा गया, देखिए पूरा का पूरा लेटर था, जो मतलब वहां पर एक तरीके की ओथ की तरह, यानी कि एक शपथ की तरह ये यूज किया गया कि हम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य प्रतिज्ञान करते हैं कि हम सामूहिक रूप से एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए प्रयास करेंगे, जो कि समता, संप्रभुता, समानता और पारस्परिक निर्भरता, समान हित और सभी राज्यों के मध्य सहयोग पर उनकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था चाहे कुछ भी हो आधारित होगी, जो कि विषमताओं को सही करेगी और वर्तमान अन्याय को दूर करेगी, विकसित और विकासशील देशों के मध्य बढ़ते हुए अंतर को समाप्त करेगी और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए शांति और न्याय के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास की गति को सुनिश्चित कर सकेगी। ठीक है, यानी कि नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो मांग की गई थी उसमें ये इस तरीके का प्रस्ताव रखा गया था। मैंने यहाँ पे हिंदी में टाइप कर दिया एंड देन इसका ट्रांसलेट आपको इंग्लिश में यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विली ब्रांड आयोग रिपोर्ट की हम बात करें तो विकसित और विकासशील देशों के मध्य सहयोग सुनिश्चित करने के लिए 1975 में पेरिस में एक सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन का जो टारगेट था, उसका जो उद्देश्य था, वो ऐसी कार्य प्रणाली को एस्टैब्लिश करना था जो कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित कर सके। तो पेरिस के सम्मेलन में कुल 27 देशों ने भाग लिया था, जिनमें से 19 तो विकासशील थे और 8 विकसित देश शामिल थे। इसीलिए इस सम्मेलन को उत्तर दक्षिण संवाद का नाम भी दिया गया। ठीक है जी, ये इसलिए इंक्लूड की गई रिपोर्ट बिकॉज ऑफ यहाँ से क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि विली ब्रांड आयोग रिपोर्ट कब स्टैब्लिश की गई थी या कब इसका सम्मेलन हुआ था, कहाँ सम्मेलन हुआ था, और उसके देश की संख्या भी आपसे पूछ सकते हैं। और डिवाइड करके मतलब ये क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब मैचिंग वाला भी पूछ सकते हैं। देखिए, ठीक है, तो विली ब्रांड कमीशन रिपोर्ट। ठीक है जी, चलिए। सो मेक श्योर यहाँ तक की चीज़ें क्लियर आउट आपको हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर से वीडियो को लाइक कर दो, सेशन को शेयर जरूर कर देना, एंड देन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट है, नेक्स्ट वीडियो की जो भी अपडेट होगी, जो भी नोटिफिकेशन है, वो इमीडिएटली आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।